स्वागत है आप सभी का। आज हम यूपीएससी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है रामसर साइट्स। ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि पीसीएस में भी ये प्रीलिम्स और मेंस का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स में हम देखते हैं हर साल अमूमन एक क्वेश्चन रामसर साइट्स से आता ही है एनवायरनमेंट में, कि कौन सी नई जोड़ी गई, क्या विशेषता है, उनका बैकग्राउंड क्या था, ऐसे क्वेश्चन। ऐसे ही यूपी पीसीएस मेंस में पिछले वर्ष का जो था पेपर 6 में, उसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश की सभी रामसर साइट्स का नाम था, जो 2024 का मेंस हुआ था। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आज हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी तक भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 93 रामसर साइट्स हैं, जो कि अक्टूबर 2025 तक का अभी हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम सिर्फ टॉपिक नहीं देखेंगे, इसे प्री और मेंस के हिसाब से कवर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए जिससे कवर हो जाए। तो सबसे हम देखेंगे बैकग्राउंड हिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं कि रामसर ये विचार ही कैसे आया। तो दशक था 1960। अब 1960 के दशक की कल्पना करो कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश विकास को बढ़ावा दे रहे थे, और इसी विकास को बढ़ावा देने के चक्कर में क्या थे, कंक्रीट को बढ़ावा दिया जा रहा था। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, जहाँ पानी भरा हुआ करता था, दलदल क्षेत्र थे, उन्हें पाट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही थी। तो विकास बढ़ रहा था, और इसी विकास में पर्यावरण की क्षति हो रही थी। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस बारे में सोचा, तो नाम था उनका रेचल कार्सन। तो रेचल जो कार्सन थे, उन्होंने सबसे पहले सोचा और उन्होंने बुक लिखी एक, जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, और इसी से जो इन्वायरमेंट का विचार फेमस हुआ। तो इस बुक का नाम काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीलिम्स वगैरह में। तो रेचल कार्सन की बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, और उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम जो विकास कर रहे हैं उसका एक दूरगामी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे उस समय जो यूज़ हुआ करता था, डीडीटी यूज़ हो रहा था क्योंकि कीटनाशक था। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम डीडीटी डालते हैं, इससे कीट तो मर रहे हैं, पर कीट को खाने वाले पक्षी भी मर रहे हैं। इस पे ध्यान किसी ने दिया नहीं था, तो पक्षियों की भी संख्या कम हो रही थी। और इसी चीज़ ने बढ़ावा दिया कि दुनिया भर के जो पक्षी प्रेमी हुआ करते थे, जिसे और जितने कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, उन्होंने एक जगह आके और ये चीज़ें देखना स्टार्ट किया, मतलब विचार आया। फिर क्या हुआ, इसी टाइम यूरोप में वाटरफॉल जिन्हें कहते हैं, तो वाटरफॉल क्या है, जो वाटरफॉल हैं जो समुद्र या पानी वाले जीव होते हैं, जैसे बदकें हैं, सारस है, हंस है, इनकी संख्या भी कम होने लगी थी, क्योंकि आर्द्र भूमियाँ उनका घर हुआ करता था और आर्द्र भूमियों पर बिल्डिंगें बनाई जाने लगी थी। तो ये चीज़ देखी गई थी। फिर क्या हुआ, 1960 से ये विचार तो चलना स्टार्ट हो गया था, और इसी में एक सह संस्थापक थे, WWF, जो वर्ल्ड वाइड फंड वाला हम देखते, उसके एक सह संस्थापक थे, और एक जो सबसे बड़ी दवा कंपनी हुआ करती थी उसके भी मालिक हुआ करते थे, उनका नाम था ल्यूक हॉफमैन। तो ल्यूक हॉफमैन एक जो पूंजीपति व्यक्ति थे, उन्होंने प्लस एक पीटर स्कॉट व्यक्ति थे। तो ल्यूक हॉफमैन और एक पीटर स्कॉट व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, एक मैथ्यूज़ के साथ मिलकर, एक व्यक्ति थे मैथ्यूज़, उनके साथ करके मीटिंग करने की शुरुआत की गई थी। तो मतलब शुरुआत होने लगी थी ऐसे करके। फिर क्या हुआ, कहीं पे कई बार प्रयास किया पर कुछ बढ़ावा नहीं दिया। फिर एक जगह अप्रत्याशित रूप से एक जगह से बुलावा आया, उस जगह का नाम था ईरान। तो यहाँ पे याद रखना है, कई जगह उन्होंने मीटिंग की कोशिश की पर कोई आया नहीं और चीज़ें बढ़ावा नहीं दिया गया, पर ईरान में मिला। अब ईरान में क्यों था, ईरान में एक व्यक्ति थे शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, तो नाम याद रखना है, उनका नाम था शाह रज़ा मोहम्मद जो पहलवी थे। ये व्यक्ति थे, ये एक अजीब इंसान थे, मतलब अजीब का मतलब जटिल इंसान थे। एक तरफ ये शिकारी भी थे, और शिकारी के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे, दोनों था इनका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीटिंग को फिक्स किया, और इसी के बाद कैस्पियन सी के आसपास वाला एरिया है, किनारे एक शहर है जिसका नाम क्या था, रामसर। वहाँ पे मीटिंग होती है, कब होती है, 1971 में, और डेट क्या थी, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी इसकी डेट थी, इसी वजह से 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वेटलैंड मनाते हैं, वेटलैंड दिवस, जो आर्द्र भूमि का दिवस मनाते हैं। तो ये हमने इसका बैकग्राउंड देखा। अब हुआ क्या, मीटिंग में एकदम से तो कुछ हो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कुछ लोग आए, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका कहना था कि विकास को बिल्कुल से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे रोक दिया जाए। दूसरे लोग थे ये कह रहे थे कि विकास को नहीं रोका जाए, विकास को बढ़ावा दिया जाए। अब अमूमन इसमें जो मीटिंग हुई थी, इसमें 18 लोग बैठे हुआ करते थे, और कोई किसी बात पर सहमत नहीं हुआ करता था। अब हुआ क्या, इसमें एक व्यक्ति ने विचार दिया, वाइज यूज़ करो, मतलब यूज़ तो करो,
पर उन्हें उपयोगिता के अनुसार यूज़ करो, मतलब संसाधनों को सतत रूप से यूज़ करो। और इसी विचार पे जो 18 देशों के प्रतिनिधि हुआ करते थे उन वो सहमत हो जाते हैं कि वाइज यूज़ जो अपनी बौद्धिक रूप से हर एक राष्ट्र निश्चित करेगा। यहाँ पे ये भी नहीं था कि जो सतत यूज़ करने के लिए कोई डेफिनेशन थी, हर एक देश को अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि कैसे वो पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कट्टरपंथी और व्यवहारिक दोनों के बीच में एक तरीके से समझौता हो जाता है। तो याद कर क्या रखना है, विवेकपूर्ण यूज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था और वहीं से जन्म हुआ रामसर साइट्स का। तो हमने ये पूरा इसका बैकग्राउंड समझ लिया। अब रामसर साइट्स होते क्या हैं, ये आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं जो दलदल वाला क्षेत्र होता है। इनकी अभी हम प्रॉपर डेफिनेशन और क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते। तो ये सब हमने कवर किया। अब भारत इस समय चूंकि 18 देशों के प्रतिनिधि ही शामिल थे, भारत इस समय इस मीटिंग में नहीं था। भारत ने 10 साल के बाद, एग्जैक्ट 11 साल के बाद 1982 में रामसर को ज्वाइन किया था, ये याद रखना है। और उसके बाद अभी तक विश्व में 2500 के आसपास साइट्स हैं, तो ये तो डाटा रहेगा। तो रामसर साइट्स का जो पूरा नाम है वो क्या है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये याद रखना है अगर पूछा जाए। तो वेटलैंड क्या होते हैं, आर्द्र भूमि के क्षेत्र होते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी और पानी ये सब की उपलब्धता होती है। अब वेटलैंड क्या है, तो पानी से भरे या आर्द्र क्षेत्र, स्थायी या मौसमी रूप से जलमग्न भूमि, चाहे पानी से भरे हों या आर्द्र भी हो सकते हैं थोड़े गीले, या फिर स्थायी वहाँ पे पानी हो या अस्थायी भी हो सकता है कि हर ऐसा नहीं है कि 12 महीने पानी रहेगा, हो सकता है मौसमी पानी रहे। और ऐसी जलमग्न भूमि को क्या कहते हैं, वेटलैंड। तो अगर मेंस में आता है रामसर साइट्स के बारे में तो हमें ऐसी ही डेफिनेशन लिखनी है। इसमें और क्या हम ऐड करेंगे, इसके प्रकार क्या होते हैं, झीलें, दलदल, मैंग्रोव, नदी और इनके आसपास, और ये क्षेत्र इसमें माने जाते हैं जहाँ पानी रहेगा। महत्व क्या होता है, इन्हें पृथ्वी का किडनी, गुर्दे कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पर्यावरण को संशोधित करते हैं, मतलब शुद्ध करने का काम करते हैं। जैव विविधता के लिए यूज़ रहेंगे, क्यों, क्योंकि सोचो जहाँ दलदल है वहाँ कीड़े मिलेंगे तो पक्षी भी रहेंगे और जैव विविधता मिलती है। अब वेटलैंड में जब हम विशेषताएं लिख रहे होंगे, मेंस में या प्री में क्वेश्चन आता है, तो हमें क्या याद रखना है, एग्जैक्ट जो है 6 मीटर से कम गहराई होनी चाहिए उस पानी की। मान लो पानी है तो 6 मीटर से गहरा नहीं हो, क्योंकि फिर वो दलदली भूमि, आर्द्र भूमि नहीं कहलाएगा, फिर तो झील बन सकता है कुछ भी, अगर इतना ज़्यादा पानी है। तो 6 मीटर से कम पानी होना चाहिए। विशिष्ट जलीय वनस्पति और जीव जंतु होने चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे भी पानी है, वहाँ की कुछ विशिष्ट वनस्पति या जीव जंतु होने चाहिए। मीठे, खारे या मिश्रित पानी हो सकता है। तो हम डेफिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र या आर्द्र क्षेत्र जहाँ स्थायी और अस्थायी रूप से मृदा, मतलब भूमि में पानी रहता है और यह पानी मीठा हो सकता है, खारा हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, जिसकी जो मोटाई क्या हो, मतलब जिसकी क्या गहराई 6 मीटर से कम हो, वही क्षेत्र कौन सा होता है, आर्द्र भूमि का क्षेत्र कहलाता है। अब वेटलैंड कैसे हो सकते हैं, या तो प्राकृत भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। आर्द्र भूमियाँ हैं कैसी हो सकती, प्राकृत भी और मानव निर्मित भी। अभी हम देखेंगे भारत में मानव निर्मित भी हैं, प्राकृतिक भी हैं ये। अब वेटलैंड के प्रकार देखते हैं। अभी तक ये वाला क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट आया नहीं है कि प्रकार में, पर हम इन्हें देख लेते हैं। जैसे मरीन वेटलैंड होता है समुद्र के तट वाले एरिया, मान लो भारत का समुद्र तट है, इसके आसपास वाले एरिया में भी तो थोड़ा बहुत पानी जमा रहेगा, तो इनके आसपास मरीन वेटलैंड कहे जाते हैं। एस्चुरी वाला, नदी के मुहाने, जैसे हम पढ़ते हैं नर्मदा, तापी वगैरह नदी या पेरियार नदी, तो नदी के मुहाने पर जो पानी वाला एरिया रहेगा उसे एस्चुरी वेटलैंड वहाँ पर निर्मित हो सकते हैं। उसके बाद है लैकुस्ट्राइन वेटलैंड, जो झीलों के आसपास वाला एरिया, रिवराइन पता ही चल गया, नदी क्षेत्र में रहेगा, और एस्चुरी वाला नदी के मुहाने पर रहेगा, मतलब जहाँ नदी गिर रही होती है। उसके बाद है पैलेस्ट्राइन वेटलैंड, जो दलदल वाला क्षेत्र होता है। ये हमने वेटलैंड के 5 प्रकार देखे हैं। अब देखें यहाँ पे इनका महत्व क्या है, हमने वेटलैंड देखा, बैकग्राउंड देखा, उसकी डेफिनेशन देखी कैसे बना ये सब। अब देखते हैं महत्व क्या है। तो ये जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 40% से अधिक विश्व की प्रजातियाँ वेटलैंड में ही पाई जाती हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं,
प्रवासी पक्षी जैसे रशियन क्रेन है वो भारत में आए और वो भारत में आके मान लो केवला देव में रहे हैं या मणिपुर की साइड रुके हैं, तो ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके रुकने की जगह होती हैं। तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो महत्वपूर्ण पड़ाव और प्रजनन स्थल होते हैं। बाढ़ को नियंत्रण करते हैं, क्यों? ये दलदल वाला एरिया है जो प्राकृतिक स्पंज के रूप में काम करता है। ये एरिया पहले से मतलब यहाँ पे पानी भरा रहता है तो थोड़ा गहरा होगा और जैव विविधता होती है तो ये पानी को सोख सकते हैं, मतलब काफ़ी बाढ़ वगैरह को रोक सकते हैं। तो अतिरिक्त पानी को सोखते हैं तूफान बाढ़ के समय। जलवायु परिवर्तन, कार्बन भंडार, अब कहीं पे भी पानी है और घास है पानी पे तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पढ़ते हैं हम समुद्र के अंदर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज होता है, तो कार्बन भंडार का काम करता है। तापमान और आर्द्रता को संतुलित करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है, वेटलैंड के ऊपर घास होती है, वो घास क्या करती है, कार्बन जो होता है उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कार्बन का भंडार। सांस्कृतिक महत्व होता है, कई बार जो जनजाति होती हैं वो उन जनजातियों के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के केंद्र होते हैं। ये जैसे हम पढ़ते हैं भारत में ही है कई सारी साइट्स जो धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे केवला देव हो, चाहे मणिपुर में हो, लोकटक वगैरह, और भारत में सारी साइट्स के बारे में हम अभी देखेंगे। इसके बाद है जल शुद्धिकरण, क्योंकि ये एरिया प्रदूषण को फिल्टर करता है। अभी हमने देखा कार्बन भंडार वगैरह को, तो प्रदूषण को फिल्टर करता है, पानी को स्वच्छ बनाता है और भूजल स्तर को बनाए रखता है, तो पानी को फिल्टर करेगा ये वाला एरिया, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद देखें अगर हम आजीविका का स्रोत, क्योंकि एरिया दलदली वाला क्षेत्र है और पानी है तो यहाँ पे मछली पालन हो सकता है, कृषि हो सकती है जो पानी से जुड़ी होगी, और पर्यटन को भी क्षेत्र होते हैं। अब रामसर साइट्स पे लोग घूमने जाते हैं तो ये वाली चीज़ रहेगी। हमें याद क्या रखना है, वेटलैंड को पृथ्वी का गुर्दा, किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है और जैविक सुपरमार्केट कहा जाता है। अब सुपरमार्केट में हम जाते हैं तो हर एक चीज़ मिलती है हमें, हर तरीके के प्रोडक्ट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे खाने के हों, चाहे कुछ भी हो, कपड़े हों, वैसे ही हैं वेटलैंड जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें जैव विविधता मिलेंगी, पक्षी मिलेंगे, पशु मिलेंगे, कीट मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसे सुपर मार्केट बनाते हैं। भारत में रामसर साइट्स की स्थिति देखें तो अक्टूबर तक, जैसा हमने देखा आज की डेट तक 93 अभी रामसर साइट्स हैं, और इसी के साथ भारत तीसरी रैंक पे है। सबसे ज़्यादा किसमें, यूके मतलब इंग्लैंड में, तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, और उसके बाद मैक्सिको आता है, तीसरा भारत आता है। तो हमें इस लोकेशन याद रखनी है। अगर हम बर्ड मैप पे चर्चा करेंगे तो बर्ड मैप पे हमें लोकेशन के हिसाब से याद रखें, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं ये चीज़ थोड़ी याद रखनी है। मैप से सबसे ज़्यादा नज़र में आना चाहिए ये वाला एक एरिया रहेगा, और उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको 2 और तीसरा भारत है। तो ऐसे याद रहेगा कॉन्टिनेंट वाइज 1, 2 और 3, ये 3 रामसर साइट, मतलब 3 जगह ऐसी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। भारत में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो तमिलनाडु में अभी कितनी हैं, 20 रामसर साइट्स हैं। अब भारत की रामसर साइट्स जो हमने देखा था, हम अब 1971 में तो नहीं थे, हम 1971 के बाद 10 साल बाद ऐड हुए थे, तो हमने शुरुआती जो रामसर साइट्स थी वो चिल्का और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये पहली भारत की 2 रामसर साइट्स थी। तो ये पूछ लेता है केवला देव जो राजस्थान का है और चिल्का उड़ीसा का है, ये 2 रामसर साइट्स भारत की पहली रामसर साइट्स थी जो शामिल हुई थी। उसके बाद 1990 में बाद में जोड़ी गई 2002, और अभी बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ी जा रही हैं। उसके बाद 2025 में झारखंड की उदवा झील, सिक्किम की है खेचेओपाली, और तमिलनाडु की 2 और अन्य रामसर साइट्स, अभी ये लगातार अब जोड़ी ही जा रही हैं। तो ये देखा हमने। अब सबसे पहले मानचित्र में देख लेते, मैप वाइज हमें थोड़ा नज़र याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखना है हमें, तमिलनाडु में सबसे टॉप पे रहेगा। तमिलनाडु के दूसरे नंबर पर कौन सा याद रखना है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे रहेगा। तीसरे पे कौन सा रहेगा, उड़ीसा रहेगा। तो 1, 2, 3 ट्राइंगल टाइप का बनेगा, ऐसे याद रखना है इमेज से, इमेज बना के। पंजाब में भी ऐसे ही है, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद भौगोलिक विशेषताएं देखें तो उत्तर में हिमालयी झीलें, लद्दाख वगैरह और हिमाचल प्रदेश में कई सारी पाई जाती हैं। पूर्वी में नदी के डेल्टा, मैंग्रोव हैं, वहाँ रामसर साइट्स हैं। दक्षिण में तटीय वेटलैंड है, तट पे जो समुद्र के तट के आसपास कई सारे वेटलैंड हैं, उन सबको भी हम देखेंगे ही। पश्चिमी भारत में खारे जल की झीलें हैं, और मध्य भारत में मानव निर्मित झीलें हैं। इन सबको अगर हम देखें तो अब हम उन साइट्स पे आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सभी हम रामसर साइट्स देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम क्या है, कोल्लेरू झील। इसे मान्यता 2002 में मिली थी। अब ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें याद नहीं रखना, शुरू के हमें 2 याद रख लेनी है और करेंट की, उसके बाद हम 93 तो क्रम से याद नहीं रख सकते हैं, तो शुरू की 2 और अभी की 2-4 लास्ट की याद रखनी है। तो बस याद रखना है आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोल्लेरू झील एरिया है। क्यों यहाँ पे है, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी के बीच का एरिया, हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कृष्णा गोदावरी के बीच में क्या है, कोल्लेरू झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। सबसे बड़ी नहीं है एग्जैक्टली सबसे, पर उन सभी में से ये बड़ी एक झील मानी जाती है। 20 लाख से अधिक यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। तो कोल्लेरू झील के सबसे मेन क्या है, कृष्णा गोदावरी के बीच में है और भारत की बड़ी झीलों में से एक है, मतलब टॉप में से कुछ एक है। इसके बाद देखें यहाँ पे कौन कौन से जीव आते हैं, तो साइबेरियन क्रेन इन्हें हम हर जगह देखेंगे, भारत में ज़्यादातर जगहों पर मिलेंगे। उसके बाद पेलिकन, फ्लेमिंगो, ऐसे कुछ पक्षी, जैसे ये वाला साइबेरियन क्रेन और ये सब फ्लेमिंगो वगैरह पाए जाते हैं। मछली पालन होगा ही होगा इन एरिया में, तो ये है। अब 60,000 से अधिक मछुआरे वेटलैंड पे निर्भर करते हैं इस एरिया में। तो ये देखा, कोल्लेरू झील का अर्थ कोल्लेरू का अर्थ होता ही है झील ही है इसका मत। और जो रामसर साइट्स की जो वल्नरेबल है उस इंडेक्स में हाई रिस्क में ये आता है कोल्लेरू। तो हमने सबसे पहला आंध्र प्रदेश की एक साइड देखी। इसके बाद अगर हम असम की साइड देखें तो असम में एक झील है, वो है दीपोर बील। जैसे झील अपने यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, दीपोर बील। ये भी 2002 में आई थी और ये कहाँ है, गुवाहाटी वाले एरिया में। तो सबसे पहले कोल्लेरू देखा, उसके बाद हमने चिल्का देखा था, केवला देव जो हमने शुरू की 2 देखी थी। अब हम आ जाएँ कहाँ पे, असम वाले एरिया में। तो असम में है दीपोर बील। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित दलदली क्षेत्र है। मानसून में क्षेत्रफल बढ़ जाता है इसका। क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है तो पानी जाएगा, तो इसका मानसून क्षेत्र में क्षेत्रफल बढ़ जाता है दीपोर बील का। तो याद रखना है असम में क्या है, दीपोर बील। तो ये है। इसके बाद बात करें जैव विविधता की, यहाँ पे भी 219 प्रकार की पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं कितने प्रकार की पाई जाती है, मैं याद रखना दीपोर बील किस एरिया में, यहाँ का नदी कौन सी नदी से प्रभावित होता है। इसके बाद देखें यहाँ की कुछ प्रजातियाँ, जैसे हरगिला यहाँ पे एक प्रजाति है जिसे कहते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। तो हरगिला याद रखना है, हरगिला कहाँ पे है, असम वाले एरिया में। इसके बाद मतलब यहाँ पाई जाती है, और भी जगह हैं पर यहाँ पे भी ये पक्षी पाया जाता है। इसके बाद वाइट विंग्ड वुड डक, इंडियन पाइथन, ओटर और जैकाल, ये सारे पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद गुवाहाटी शहर का विस्तार, मतलब चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि गुवाहाटी शहर का विस्तार हो रहा है आसपास वाले क्षेत्र में। तो जैसे ये रामसर साइट्स थी, मतलब आसपास दलदली वाली क्षेत्र था, अब यहाँ पे बिल्डिंगें बनना स्टार्ट हो रही। यही सेम सिचुएशन चेन्नई वाले एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। प्रदूषण, कचरा बढ़ रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, जल स्तर की कमी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बिल्डिंगें वगैरह ये सब बनी रही हैं। तो ये प्रमुख चुनौतियाँ रहेंगी। अगला हम देखें बिहार की साइट्स वगैरह। तो बिहार में एक है 2020 में जोड़ा था, मैं ईयर नहीं याद रखनी है जब तक वो नई ना हो। तो बिहार में एक कंबर झील है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो तो हम जानते ही हैं कि नदी जब जाती है तो गोखुर बनाती है, जैसे नदी ऐसे बह रही थी फिर नदी सीधे बहने लगी तो यहाँ पे पानी भरा रह जाएगा, यही होता है गोखुर वाला। तो ये कांबर झील है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। बेगूसराय जिले में है। नदी गंगा नदी का पुराना रास्ता, भी तो हमने देखा कोई नदी जब ऐसे 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 बह रही है मान लो, फिर नदी वो इस एरिया में न जाके अब सीधे बहने लगी मान लो, या इधर बहने लगी, तो ये वाला एरिया में पानी भरा रह जाएगा, तो यही होता है ऑक्सबो। और ये सबसे मतलब गंगा नदी के पुराने रास्ते में पड़ती है। कौन सी, कांबर झील कहाँ पे है, बिहार में है। उसके बाद देखें नागी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य कैदी पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, प्रवासी पक्षियों का ये घर है। तो नागी पक्षी और कांवर झील ये दोनों कहाँ हैं, बिहार में। इसके बाद है नकटी, ये दोनों अभी जोड़े गए थे, मतलब 1-2 वर्षों में ही 23 में, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट रहते हैं नागी और नकटी। ये दोनों ही जमुई ज़िले में है और नागी झील से ये जुड़ा है पक्षी अभयारण्य। तो हमने क्या देखा, कांबर, नागी और नकटी ये कहाँ पे हैं, बिहार वाले एरिया में है। तो ये वाली हमने साइट्स देखी। इसके बाद अगर हम देखें गोकुल, जलाशय और उदयपुर, ये सबसे अपने 92 में और 93 में, भी ये याद रखने हैं इनके क्रम, क्योंकि ये 92 और 93 रामसर साइट्स हैं, तो ये दोनों के नाम हमें याद रखने। 92 में अभी कौन सा अक्टूबर में जोड़ा गया है, गोकुल जलाशय। अभी गोकुल जलाशय पर ये
मथुरा में नहीं है। वैसे ये उदयपुर झील है, ये उदयपुर राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पे हैं दोनों? बिहार में। नाम इनके दोनों अलग से लगेंगे, उस राज्य से संबंधित नहीं है। तो गोकुल जलाशय पूर्णिया जिले में मानव निर्मित जलाशय कोसी नदी पर बनाया गया है ये। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें उदयपुर झील, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में है। ये चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे? उदयपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में। इसके बाद गोवा की बात करें तो गोवा में एक नंदा झील है, 2022 में बनी थी गोवा में नंदा झील। तटी और मीठे पानी का यह अनोखा मिश्रण मिलता है। तो तट भी मिलता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? गोवा की। अब गोवा को देखो तो तट भी मिलता है यहाँ पे और नदी भी मिलती है। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, तटी और मीठे पानी का मिलेगा यहाँ पे। गोवा की पहली रामसर साइट से कौन सी याद रखना है? नंदा झील। तो नंदा झील गोवा की पहली रामसर साइट से, इतना केवल हमें याद रखना है। नंदा कहाँ पे? गोवा में। तो गोवा में जाते हैं तो आनंद आता है, ऐसे याद कर लो। तो आनंद में नंद आ जाएगा, तो नंदा झील ऐसे याद कर सकते हैं इसे। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे पर्पल स्वैम्प हैं, जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इंडियन कॉर्मोरेट, ग्रे हेरॉन, ये कुछ पक्षी पाए जाते हैं, जैकॉल पाया जाता है, जैकॉना। उसके बाद बात करें यहाँ पे कि पर्यटन वगैरह की जागरूकता कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, तो ये हमने गोवा का देखा। गुजरात की 4 साइट्स हैं, उन्हें देखें। एक है खिजड़िया, उसके बाद है नल सरोवर, थोल झील और बंधावन जो है बंदवाना वेटलैंड। तो ये 4 हैं, चारों की चारों याद रखनी है क्योंकि ये फेमस हैं। सबसे पहला है खिजड़िया, ये जामनगर में है। और उसके बाद है नल सरोवर है गुजरात में। और उसके बाद है नल सरोवर गुजरात की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है। तो ये चीज़ याद रखनी है नल सरोवर के बारे में। इसके बाद थोल झील है अहमदाबाद के पास, और बंदवाना जो है वो है बड़ौदा ज़िले में। तो हमें इनके नाम याद रखने, नल सरोवर, खिजड़िया, थोल झील और बंदवाना। तो ये कहाँ पे है? गुजरात वाले एरिया में है। इसके बाद बात करें हरियाणा की, 2 हैं। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंड जो है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर और भिंडवास दोनों है, ये कहाँ पे हैं? हरियाणा में। तो इनके दोनों के नाम याद रखने हैं। तो सुल्तान नाम से याद रख लेना, हरियाणा में है। इसके बाद है भिंडवास। तो ऐसे याद करो, हरियाणा के लोग ज़्यादा भिड़ते हैं तो भिंडवास करके तो याद रहेगा। ये हरियाणा की बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, तो ये इसके बारे में याद रखना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, हम हरियाणा से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया पड़ेगा। यहाँ पे चंद्रताल है, पौंग डैम है और रेणुका झील है। पौंग डैम तो हम जानते हैं ब्यास नदी के मुहाने वाला, वो याद रखते हैं इसे ज्योग्राफी में। तो चंद्रताल है, चंद्र की झील, चांद की झील के नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रताल है यहाँ पे। और स्थान है लाहौल और स्पीति। ग्लेशियर वेटलैंड है, हिमनद से बना है ये एरिया, मतलब पानी जो इसमें प्राप्त होता है वो कहाँ से? ग्लेशियर से निकला हुआ। अर्धचंद्राकार है, जैसा हमें पता ही है, और लाहौल और स्पीति में है ये। तो चंद्रताल देगा। इसके बाद है पौंग डैम है। पौंग डैम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या रहेगा? महाराणा प्रताप के नाम से भी ये जाना जाता है, और ये कांगड़ा जिले में है। तो पौंग डैम याद रखना है यहाँ पे। यहाँ साइबेरियन क्रेन का शीतकालीन घर है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। साइबेरिया से आते हैं, सोचो, भारत नहीं, भारत के ऊपर चाइना, फिर और उधर चले जाएंगे रसिया, वहाँ से ये आते हैं पौंग डैम वाले जलाशय में। उसके बाद रेणुका झील है। रेणुका झील भी कहाँ है? हरियाणा में है, और वो हिमाचल प्रदेश में। और ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट्स है। तो हिमाचल प्रदेश में बात करें अगर हम, रेणुका झील ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट्स है और सिरमौर ज़िले में है। तो ये चीज़ याद रखनी। धार्मिक महत्व है देवी रेणुका का, तो यहीं पे ये बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की 5 साइट्स हैं, उन्हें देखते हैं। बोलर, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये तुम वैसे ही फैक्ट ज्योग्राफी में याद रखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी या इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोलर झील ही है। ये 1990 से ही रामसर में शामिल है। और यहाँ पे जो एरिया है ये झीलम नदी से पोषित है। जब हम बात करते हैं बोलर, डल, तो आसपास कौन सी झील नदी याद आती है? झेलम नदी। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा है होकेसर वेटलैंड। होकेसर तो पहला है बोलर, और उसके बाद है होकेसर, ये श्रीनगर के पास है और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है ये। उसके बाद मानसर सुरिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2 जुड़वा झीलें हैं, जम्मू जिले में है। जम्मू पूरे जम्मू नहीं, जम्मू जिला भी है ना। तो मानसर
मानसर सुरिनसर नाम एक साथ ही लेते हैं ना, मानसर सुरिनसर, तो दो जुड़वा झीलें हैं। उसके बाद है हाइगम वेटलैंड है कश्मीर घाटी में, और अगला है सल्लाबुग वेटलैंड, ये भी पक्षी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो मेन याद रखना है वो है एक होकेसर वेटलैंड इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद है बुलर झील, तो हम वैसे ही याद रखते तो इसे तो याद करना नहीं है। मानसर सुरिनसर को दो जुड़वा झीलें कहा जाता है, यहाँ पे मतलब दो हैं। झारखंड की बात करें, ये नई जोड़ी गई है चूँकि उदवा झील, तो झारखंड की पहली रामसर साइट से जो इसी साल जोड़ी गई थी शायद जून के आसपास, तो उदवा जो झील है झारखंड की पहली रामसर साइट से, तो ये नवीनतम में, इस वजह से हमें याद रखना है। तो जब हम बात करते हैं बिहार झारखंड और इन वाले एरिया में, तो हमें चीज़ ये याद रखनी है, झारखंड वेटलैंड झारखंड में भी ये है रामसर। इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक में 4 रामसर साइट्स हैं, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र, और उसके बाद है अगनासिनी मुहाना। तो अगनासिनी मुहाना, तो ये 4 है। सबसे पहले कर्नाटक में कौन सा है, रंगनाथिट्टू, अंक समुद्रा और अग्नाशिनी। तो ये वाली अगर हम बात करें, यहाँ पे मगरमच्छ और ओटर का घर है रंगनाथिट्टू में। अंक समुद्रा जो है उसमें भी कई सारे पक्षी और ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ये मानव निर्मित जलाशय है। इसके बाद है आगनाशिनी जो है नदी के मुहाने पर वेटलैंड है, ये यहाँ पे याद रखना, नदी जहाँ गिरती है उस एरिया में ये वेटलैंड बना है आगनाशिनी। तो कर्नाटक में हमने देखा 3 हो गई। चौथी अगर देखें तो मगधी केरे संरक्षण जो क्षेत्र है वो भी रामसर साइट्स में जोड़ा गया। हमें 93 की 93 याद नहीं रखनी, जो कॉमन है, जैसे पूरे यहाँ पे जो सबसे मेन है कर्नाटक में वो एक ही है रंगनाथिट्टू, ये याद रखनी है सबसे मेन। उसके बाद अगर हमें टाइम है या हम याद रख सकते हैं तो अग्नाशिनी याद रखना है, बाकी ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें बस पढ़ते रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर 1-2 तो याद रखनी है हर एक ज़िले में, मतलब राज्य में। जैसे केरल में अब जब ज्योग्राफी हम पढ़ते तो वहाँ पे वही कॉमन जो ज़्यादातर जो हैं, जो हमने ज्योग्राफी में नदी के आसपास झीलों की जो हम सूची याद करते हैं उसी में आते हैं। जैसे बेमनाद कोल वेटलैंड है, तो भारत की सबसे लंबी झील है, यहाँ पे ये जो वोट हाउस पाए जाते हैं इसके कारण ये काफ़ी फेमस भी है। तो भारत की सबसे लंबी झील है, जैसे जब हम बात करते हैं बेमनाद, तो केरल में से लंबी झील है ये, तो याद रखना है ये। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स में है ये। और यहाँ पे जो होता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है, तो सबसे लंबी और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स में ये गिनी जाती है। बैक वाटर का हिस्सा है, बैक वाटर का क्या, समुद्र का पानी, और मतलब समुद्र का पानी यहाँ पे आके फंस जाता है क्योंकि थोड़ा एक एरिया है, तो ये देखा हमने। उसके बाद अष्टमुडी या अष्टमुडी जी भी जिसे कहते हैं, कोल्लम जिले में 8 शाखाओं की ये झील है, यहाँ पे मगर ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे इस वाले में बेमनाद में हम याद करेंगे तो यहाँ पे हाउस बोट और रेसिंग देखी जाएगी, बोट रेस देखी जाती है, पर अष्टमुडी की बात करेंगे घड़ियाल मगर का ये घर कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर याद रखने हैं, अंतर भी पूछा जाएगा, और ये बड़ी लंबे में आ जाता है। इसके बाद है सस्टमकोट्टा झील, केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्योंकि ये बैक वाटर है, बैक वाटर कैसा होता है, खारा पानी वाला एरिया। पर जब हम इसकी बात करते हैं, सस्टमकोट्टा झील की है केरल में ही, पर ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो ऐसे याद कर लो, सस्ता मिल जाता है या मीठा पानी, तो सस्तमकोट्टा है, मीठे पानी सस्ते में मिल जाएगा। इसे रानी की झील भी कहा जाता है, रानी के लिए मीठे पानी की झील बनवाई, तो ऐसे याद, नाम से याद हो जाएगा, रानी की झील भी से कहा जाता है। लद्दाख की 2 रामसर साइट्स हैं, सोमोरिरी हमेशा इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची विश्व की खारे पानी की झील है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जब हम ऊपर बात करते हैं हिमालय वाले क्षेत्र की, तो इस एरिया में सोमोरिरी झील है, यहाँ पे ग्लेशियर भी हैं आसपास, तो अमूमन हमें याद रहे, मतलब जो कॉमन सेंस अगर लगाएं अगर हम, तो यहाँ पे हमें नज़र में आएगा कि ऊपर ग्लेशियर है तो ताज़ा पानी जो है बर्फ़ का वो मीठा झील होनी चाहिए, पर ये कैसी है, खारे पानी की झील है सबसे ऊंचाई पे, तो ये इसकी विशेषता है। उसके बाद सोकर झील, ये भी खारे पानी की झील है, तो ये दोनों ऊंचाई पे स्थित दुनिया में फेमस, और ये तो है ही टॉप पे, तो सोकर और सोमोरिरी झील ये दोनों याद रखनी है। इसके बाद ऐसे सफ़ेद झील के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्थल है सोमोरिरी झील, चाइना से जो अभी लड़ाई वगैरह हुई थी वो भी इसी एरिया में था, तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो ये सब यहाँ पे पक्षी वगैरह पाए जाते हैं। लद्दाख की दोनों झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों का ये घर कहा जाता है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे याक पाया जाता है, जो ये याक है ये यहीं पर पाया जाता है।
तो ये देखा हमने। मध्य प्रदेश की 5 देखें तो पहला है भोज वेटलैंड, राजा भोज वाला एरिया है ना, तो राजा भोज ने बनवाया था, तो भोज वेटलैंड है। उसके बाद अगर हम देखें सख्या सागर है, सख्या सागर मानव निर्मित झील है। उसके बाद सिरपुर है। तो भोज, सख्या, अब भोज जो करेंगे वो बहुत संख्या में लोग करते हैं, भोज करेंगे संख्या में करेंगे, इससे इंसान के सिर दर्द होने लगेगा क्योंकि ज़्यादा लोग भोज करेंगे तो मतलब व्यवस्था करनी है। तो ऐसे याद करो, भोज और संख्या में और इस सिरपुर, तो ये है। उसके बाद है यशवंत सागर, यशवंत वो मंत्री वगैरह भी रहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, यशवंत सागर है। उसके बाद है तवा जलाशय, तवा कहाँ, मध्य प्रदेश वाले एरिया में कौन सा है, तवा जलाशय है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी पर ये तवा जलाशय बनाया गया है। इसके बाद भोज वेटलैंड की विशेषताएं देखें तो यहाँ बहुत सारे पक्षी, और 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इसके बाद बात करें तवा जलाशय 1974 में ये बनाया था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ये पास है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो राजा भोज ने बनवा दिया था, भोज, और ये वाला जो अगर हम बात करें तवा जलाशय वाला तो ये रहेगा। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र में 3 है, लोनार झील, लोनार उल्का प्रभावित बनी विश्व की एकमात्र बेसाल्टिक क्रेटर झील है। उल्का मतलब कि पृथ्वी पे बाहर से उल्का पिंड गिरा, और उस उल्का पिंड के गिरने से एक पहाड़ में, एक ऊपर वाला पहाड़ एरिया टूट जाएगा ना वो पूरा एरिया, तो वहाँ पे मान लो गिरा, और यहीं पे दलदली मतलब एक एरिया डेवलप हुआ है, तो उसे ही लोनार झील कहते हैं। तो ये वाला, और बेसाल्टिक क्रेटर है, तो ये खारे पानी की झील है, नासा के द्वारा अध्ययन भी हुआ है, और ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद है नंदुर माधमेश्वर जो है झील, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी है, लोनार, ठाणे, ये तो याद रहेगा, लोनार झील भी याद रहती है, ठाणे क्रीक भी याद रहता है। तो ये एक है नंदुर महादेश जो है माधमेश्वर, ये याद रखना है, गोदावरी की सहायक नदी पर है। यहाँ पे भी वही फ्लेमिंगो, पेलिकन, ये सब पाए जाते हैं। लोनार झील विश्व भारत की सबसे अनोखी रामसर साइट से, उल्का गिरा होगा किसी टाइम तो उससे ये बनी है। इसके बाद मणिपुर की सबसे फेमस जगह है वो है लोकटक झील। अब जैसे इसमें अगर हम पानी देख रहे हैं तो पानी पे ये घास के छोटे छोटे से पैच देख रहे हैं, इन्हीं पे क्या होता है, एक हिरण होता है, वो हिरण इधर से कूद के इधर जाएगा, इधर से कूद के इधर, यहाँ से यहाँ, तो वो डांस करता सा नज़र आता है। अब सोचो इधर से कूद रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो इसे डांसिंग डियर का घर भी कहा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये एरिया है ना, फुमड़ी कहा जाता है। तो फ्लोटिंग आइसलैंड है, इन पर लोग बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी घर भी होते हैं, रह भी रहे होते हैं, खेती भी हो रही है, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्लोटिंग आइसलैंड इन्हें फुमड़ी कहा जाता है, और ये कई बार पेपर में आ चुका है लोकटक झील के बारे में। कहाँ पे है, मणिपुर में है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, हालांकि वर्तमान में ये थोड़ा प्रभावित हो रही है क्योंकि इस एरिया में डेवलपमेंट और ये सब हो रहा है, तो ये सिकुड़ता चला जा रहा और प्रदूषण यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, फुमड़ी वगैरह कहाँ पर है, तो ये है। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर तैरते हुए द्वीप हैं जिन्हें हमने देखा, विश्व में सबसे अनोखा ये प्राकृतिक क्षेत्र पाया जाता है। ये तैरता हुआ, तभी ये क्वेश्चन आता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि तैर ही तो रहा है, पूरा इसकी भूमि है वो तैर रही है असल में, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है लोकटक झील के बारे में। क्या क्या याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा आ चुका है। लोकटक के बारे में यहाँ पे क्या है, फुमड़ी पाए जाते हैं जो ये आइलैंड है, एकमात्र दुनिया का तैरता, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है ये। यहाँ पे कौन से हिरण पाए जाते हैं, तो संगाई हिरण का घर है ये, आखिरी घर है असल में, और कहीं नहीं पाए जाते। तो संगाई हिरण का ये आखिरी घर है। और यहाँ पे बाद ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पर भी गया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्यों गया है, क्योंकि ये खतरे में, जो रामसर साइट्स अगर मान लो हॉस्पिटल है, ऐसे याद करना है, रामसर साइट एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में एक जगह ऐसी भी तो होती है आईसीयू वाली, तो रामसर साइट्स में वो स्थल जाते हैं जो खतरे में हैं या जिनकी सुरक्षा चाहिए। पर ऐसे स्थल जो बिल्कुल ही लास्ट सिचुएशन पे वो होते हैं कौन से, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो ये याद रखना, ये मॉन्ट्रेक्स का हिस्सा भी है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा खतरे में है, तो ये चीज़ याद रखनी यहाँ पे पड़ेगी। क्यों खतरे में अगर पूछ ले तो यहाँ पे एक इथाई बैराज बनाया जा रहा है, इथाई बैराज बन जाएगा, मतलब एक बना दे रहे बांध टाइप का, तो इससे यहाँ पे पानी में सही से नहीं आ पाएगा पानी, तो यहाँ पे पानी सड़ने लगा है। तो इथाई बैराज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद है संगाई डियर जो हमने देखा है, मॉन्ट्रेक्स में 93 में जोड़ा गया था, इथाई बैराज भी देख लिया और सांस्कृतिक महत्व भी देख लिया। इसके बाद मिजोरम में एक देखें, वो मणिपुर का था, मिजोरम में एक पाला वेटलैंड है, तो मिजोरम वाले एरिया में कौन सा, पाला, मिजोरम की पहली रामसर साइट से 2021 में आई थी। तो ये पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण रामसर साइट्स ये है। इसके बाद अगर हम देखें तो
उड़ीसा की 6 रामसर साइट्स देखें तो चिल्का है भारत की पहली रामसर साइट्स, यही हुआ करती थी, हमने शुरुआत में देखा था चिल्का के बारे में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी रहती है क्योंकि पहली जो चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और ये एशिया की सबसे तटीय लेगून झील भी है। तो चिल्का क्या है? चिल्का एशिया की सबसे बड़ी जो तटीय लेगून है, यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो इसके बारे में हमें याद रखना है इरावदी। अब चिल्का की बात करें तो चिल्का वही एरिया में जहाँ समुंदर और झील मिलते हैं, समुंदर भी है इधर, झील भी है, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। ये झील नहीं है असल में, ये लेगून है, ये चीज़ याद रखना है। लेगून मतलब समुद्र का पानी वाले एरिया में है ये अपने यहाँ पे। अब ये ख़राब हो रही है क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इस एरिया में नदियाँ बहती, तो नदियाँ गाद लेके आती हैं, तो ये एरिया में इसका मुहाना बंद सा होता चला जा रहा है, तो यहाँ पानी में जो खारापन है वो कम होता चला रहा है, क्योंकि नदी मीठा पानी लेके आएगी, तो यहाँ कुछ जो मेन जैसे झींगा होते हैं, डॉल्फिन हैं, वो थोड़े खारे में रहेंगे, वो यहाँ पे ख़त्म होते चले जा रहे। और वही बात है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इसे भी शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? मॉन्ट्रैक्स को ऐसे याद करना है कि ये शर्मनाक रिकॉर्ड टाइप का है, जो ऐसे जगहों को दिया जाता तो खतरे में है, तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी खतरे में आ रही है। इसके बाद बात करें यहाँ पे कि चिल्का में बाद में कुछ सुधार भी किए गए थे, तो ये बाद में मॉन्ट्रैक्स से वापस भी इसे निकाल दिया गया था। तो अगर हम बात करें चिल्का पहली रामसर साइट से, और यहाँ पे इसके बाद है यहाँ पे भीतरकनिका जो नेशनल पार्क भी है, भीतरकनिका मैंग्रोव भी है, उसी को रामसर साइट्स दिया गया है यहाँ पे। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इसी एरिया में, पहला तो सुंदरबन में, दूसरा भीतरकनिका में, जो काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। खारे पानी के मगर पाए जाते हैं, मगरमच्छ, ये इंपॉर्टेंट जगह है खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। इसका तीसरी झील है यहाँ पे, 6 में से तीसरी अनसुपा झील है, कटक जिले में है अनसुपा। इसके बाद है हीराकुंड जलाशय, विश्व में सबसे लंबे बांधों में से एक है हीराकुंड जलाशय, तो ये चीज़ याद रखनी। उसके बाद है सतकोशिया गॉर्ज। सतकोशिया गॉर्ज है महानदी तट पे, जो महानदी का तट है वहाँ पे सतकोशिया, यहाँ पे बाघ और हाथी दोनों देखने को मिलते हैं, तो सतकोशिया वाले। इसके बाद है तंपारा झील है, तो हमें 2-3 याद रखनी, चिल्का, भीतरगढ़ का, अनसुपा झील है, उसका सतकोशिया और तंपारा झील है ही है यहाँ पे, तो ये चीज़। उसके बाद पंजाब में बात करें तो कंजली झील है, मानव निर्मित है। रोपड़ वेटलैंड है यहाँ पे, तो कंजली रोपड़ वेटलैंड है। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद है 20 संरक्षण क्षेत्र है, यहाँ पे भी ये नाम है इसका, 20 संरक्षण क्षेत्र। और केशोपुर मियानी रिजर्व भी है। सब याद नहीं रखने, रोपड़ याद रख सकते, कंजली, ये 2 इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 93 किसी को याद रह नहीं सकते हैं पूरे के पूरे। अब बात कर रहे हैं 2 के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमने उड़ीसा की चिल्का के बारे में बात किया, तभी हमने केवला देव के बारे में भी बात किया था, तो केवला देव भी तब से ही बना है। केवला देव को महाराजों का खूनी तालाब भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? केवला देव है जो, वो कहाँ पे है? भरतपुर वाले एरिया में है केवला देव घाना। ये राष्ट्रीय पार्क भी है असल में। अगर हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो इसे 250 साल पहले महाराजा यहाँ के भरतपुर के महाराजा थे, जिनका नाम था सूरजमल, ने बनवाया था। क्यों बनवाया था उन्होंने इस झील को? क्योंकि इस एरिया में उन्हें शिकार करना था, तो शिकार के लिए बनाया गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये इसे कहा जाता था कि VIP शिकारगाह है, क्योंकि यहाँ VIP लोग शिकार करने आते थे। यहाँ पे कुछ बताते हैं, पत्थर वगैरह रखे, उन पर लिखा भी है कि किस लॉर्ड ने, मतलब जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे, लॉर्ड किसने कितने पक्षी मारे हैं। तो एक जगह बताते हैं, लिखा है कि 4000 पक्षी मान लो इस लॉर्ड ने मारे थे एक दिन में, 4000 से ज़्यादा पक्षी। तो ऐसी जानकारियाँ लिखी हैं। तो एक तरीके से एक मारने वाली, शिकार करने की ये जगह हुआ करती थी केवला देव के बारे में। यूनेस्को की धरोहर में ये सब हमने देख लिया इसके बारे में। मॉन्ट्रैक्स में ये भी शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे विदेश से पक्षी आते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे अजान बांध एक बनाया गया है। अजान बांध से पानी मिलता था, वो पानी अब किसानों को दे दिया गया था। तो एक तरफ किसान, एक तरफ पर्यावरण। किसानों को पानी मिलने लगा तो पर्यावरण को समस्या है, तो दोनों की समस्या इसमें है। तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आना बंद हो चुके हैं, जल की कमी हो गई है, आसपास के क्षेत्रों का विकास हो रहा है। सांभर झील दूसरा, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नमक देखते हैं, भारत में ज़्यादातर नमक यहीं बनता है, सांभर झील में ही है। जयपुर अजमेर के आसपास है। भारत का 8-9% जो नमक है इसी एरिया में, सांभर झील में बनता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगर हम देखें सिक्किम में है खेचियो पालरी वेटलैंड है। 2025 में ये रामसर साइट्स में गया है। खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम की पहली रामसर साइट्स है। ये चीज़
याद रखना। इच्छा पूर्ण करने वाली झील के नाम से भी इसे कहा जाता है। तो क्या झील याद रखना है कि इसे इच्छा पूर्ण करने वाली झील, जो बौद्ध और जैन दोनों का प्रमुख केंद्र ये कहा जाता है इसे। प्राचीन हिमालयी क्षेत्र है, और ये वाली चीज़ याद रखनी, सिक्किम वाला एरिया तो हिमालय का क्षेत्र है ही है इसमें। फिर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तो यहाँ पे जो मेन है वो कौन सा है, बेदाथांगल पक्षी विहार भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है। पॉइंट कैलीमेरे है, तटीय वेटलैंड ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे ड्यूगोंग ये पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं जो समुद्र की गाय, जो ड्यूगोंग होते हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला एरिया रहेगा। इसके बाद पिचवरम है, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव है जो पिचवरम वाला एरिया, ये याद रखना है। तो बेदाथांगल भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य। पॉइंट कैलीमेरे ब्लैक बक के लिए जाना जाता है, जो ब्लैक बक ये हिरण की प्रजाति होती है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार याद रखना है, यहाँ पे ड्यूगोंग पाए जाते हैं समुद्र के, इन्हें गाय कहा जाता है क्योंकि ये शाकाहारी हैं जो मछलियाँ हैं। पिचवरम मैंग्रोव है, दूसरा सबसे बड़े मैंग्रोवों में से ये, मतलब मैंग्रोव में बड़े में, और ये सबसे यहाँ की क्या है, यहाँ बोट राइड के लिए भी ये प्रसिद्ध रहता है। कजुवेली जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भी रामसर में है, जो नागपट्टिनम जिले में है। उसके बाद है पल्लीकरनी मार्स, पल्लीकरनी है जो चेन्नई में स्थित है, ये वाला भी मार्स वाला एरिया वही दलदली क्षेत्र है। उसके बाद है कारीकिली जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद है कुंथाकुलम, कुंथाकुलम जो है पक्षी अभ्यारण्य, और है बेम्बनूर वेटलैंड। अब देखो 20 हैं इसमें, 20 के 20 तो याद नहीं रख सकते हैं, इसमें से हमें 2-4 याद रखने हैं यहाँ पे, जो याद, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है इंपॉर्टेंट, बेदाथांगल है, पॉइंट कैलीमेरे है, पिचवरम है, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब के सब इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब सब याद नहीं रह सकते, तो जितने हो जाएं वो याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेलोडे जो है नेशनल पार्क है, मतलब अभ्यारण्य है, कांजीरकुलम है, लॉन्गवुड है। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट है वो है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये याद रखना है चित्रागुंडी कहाँ पे है। इसके बाद है थेरथगल, क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी जोड़ा गया 2025 में इस साल, तो थेरथगल जो है वो इम्पोर्टेंट थोड़ा रहता है। सक्करकोट्टाई, ये दोनों अभी जोड़े गए थे एक साथ, सक्करकोट्टाई और थेरथगल। इसके बाद है नंजरायर, पिछले वर्ष जोड़ा गया था। तमिलनाडु में कितने 20 रामसर साइट्स हैं, ये देखा। उत्तर प्रदेश में देखें 10। यूपी पीसीएस में मेंस में इस बार पेपर 6 में आया था कि उत्तर प्रदेश की सभी रामसर साइट्स के बारे में बताना है, तो पेपर में मेंस में भी रहता है, प्री में भी रहते हैं ये। सबसे पहली है अपर गंगा नदी, अपर गंगा उत्तर प्रदेश की अगर हम मैप की बात करें तो अपर गंगा ऊपर वाले एरिया में है, तो घड़ियाल डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। हैदरपुर वेटलैंड बात करें तो बिजनौर जिले में है, तो ये जिले के हिसाब से याद रखना। ये ब्रज घाट से नरौरा वाला एरिया, ये कहाँ है नरौरा, ये कहाँ है बिजनौर वाले एरिया में हैदरपुर वेटलैंड। सूर सरोवर कीटम झील जो आगरा में है, तो सूर सरोवर क्या है आगरा वाले एरिया में। इसके बाद है अगर हम बात करें सरसई नावर, सरसई नावर कहाँ है इटावा, आगरा इटावा, ये दोनों पास पास है, सूर और सरसई नावर। इसके बाद मैनपुरी में कौन सा है, समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में। इसके बाद समसपुर कहाँ है, रायबरेली में है। तो इनकी जगह के हिसाब से मेंस में इस बार लिखना था, मतलब मैप भी याद रहना चाहिए, मैप, और उसके बाद इन्हें लोकेशन वगैरह इनकी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। उसके बाद नवाबगंज कहाँ है, उन्नाव में, उन्नाव कहाँ है लखनऊ के आसपास। उसके बाद है पार्वती अर्गा कहाँ है, गोंडा जिले में। तो नवाबगंज उन्नाव जिले में, पार्वती अर्गा गोंडा में, और बखीरा संत कबीर नगर में है। संत कबीर कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में संत कबीर नगर है। तो ये सब के सब याद रखने 10 के 10 अगर यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद है सांडी पक्षी विहार है, हरदोई एरिया में है, सांडी है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है, हरदोई वाले एरिया में। तो ये 10 रामसर साइट्स हैं भारत में। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो आसन है, एक ही है तो आसान है याद करना, तो याद कर लेना आसन संरक्षण क्षेत्र, नाम भी वैसा ही है आसन, और आसन ही नदी है, उसी पे ये बनाया गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं यहाँ पे। बाकी पश्चिम बंगाल में देखें तो सुंदरबन वेटलैंड है और पूर्वी कोलकाता वेटलैंड है। तो एक तो सुंदरबन तो जानते ही वेटलैंड, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला एरिया है। ऐसे मैंग्रोव जो समुद्र में नदी के किनारे कहीं पे भी, मतलब समुद्र वाले एरिया का खारा पानी रहता है उस एरिया में ये मैंग्रोव डेवलप होते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव कहाँ पे, सुंदरबन वाले एरिया में। कौन सा टाइगर है ये, मैंग्रोव वाले एरिया में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, 400 प्लस इनकी जनसंख्या है। उसके बाद मगर, घड़ियाल, कछुए,
में ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड को भी याद रखना है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है, पूर्वी कोलकाता, कोलकाता के पूर्व में, मतलब कोलकाता का जो ज़्यादातर पानी जाता है वो सब इसी एरिया में जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद है विश्व में सबसे बड़ी बेस्ट वाटर फेड एक्वेरियम कल्चर है, एक्वा कल्चर है। देखो यहाँ पे होता क्या है, असल में 100 साल पहले कोलकाता के लोगों ने सोचा कि कोलकाता, मतलब जो वहाँ के छोटे लोग हुआ करते थे, मतलब आमजन, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोलकाता का जो बेस्ट पानी जा रहा है वहाँ पे खतरा है, क्योंकि पानी शहर का पूरा सोचो कहीं जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम वेटलैंड में पानी जाने से पहले एक छोटा तालाब बना लें। सोचो अब इस तालाब में पानी भरा सबसे पहले, और यहाँ हमने देख लिया कचरा इकट्ठा हो गया, जो भी चीज़ें थी घास वगैरह वो सब हो गए। अब सूर्य का प्रकाश मिला तो ये डिकम्पोज हो जाए, और डिकम्पोज होने के बाद ऊपर का हटाने के बाद हमने इस पानी को इसमें डाल दिया, जो है जो वेटलैंड वाला एरिया है या झील है कहीं पे भी। तो इससे क्या हो जाएगा, पानी साफ़ रहेगा इसका, और यहाँ पे मछली भी कर सकते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ी बेस्ट वाटर फेड एक्वाकल्चर सिस्टम है, मतलब एक्वाकल्चर का मतलब मछली पालन भी होता है। और यहाँ कोलकाता के सीवेज का 40% ट्रीट होता है, वहाँ की जनता ही, मतलब आम जन के द्वारा ये डेवलप किया गया था, कोई सरकार की इसमें हिस्सेदारी नहीं थी। आज ये फेमस हो चुकी है चीज़। प्रमुख साइट्स ऐसी कुछ दिखती हैं, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद अगर हमें देखें कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमने लगभग हर जिले, मतलब जो भारत में प्रमुख थी सभी कवर की हैं। अब इसके बाद देखें कुछ जो है 93 अभी विश्व में कौन से पे, थर्ड पे है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे। उदवा झील कहाँ पे थी, झारखंड में। खे जो 2025 में जोड़ी गई उनके अभी हम नाम देख रहे हैं, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, पुरानी से हमें उतना मतलब नहीं होता जब तक कि वो न्यूज़ में ना आए। खेचो पालरी कहाँ पे था, सिक्किम की पहली थी। गोकुल जलाशय बिहार में, उदयपुर जलाशय बिहार में, सक्करकोटई और थीर्थगल तमिलनाडु में है। तो ये चीज़ याद रखनी है, तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में उसके बाद कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो ये चीज़ याद रखना है, दो रामसर साइट्स हैं। इसका 93 यहाँ पे रहेगा, 2 अभी जोड़ी गई हैं। तो ये चीज़ याद रखनी, कौन कौन सी, गोकुल और उदयपुर है। तो ये दोनों याद रखना है, गोकुल और उदयपुर, इनके बारे में पेपर में आ सकता है, मतलब नाम ही पूछे जाएंगे और कहाँ पे है ये है। तो ये चीज़ याद रखना। बिहार में अब कुल कितनी हो गई हैं, 7 रामसर साइट्स हो जाएंगी। इसके बाद बात करें सबसे बड़ी रामसर साइट्स के बारे में, तो सबसे बड़ी है सुंदरबन। सबसे लंबी पूछा जाएगा तो वेम्बनाड है। सबसे बड़ी कौन सी है, सुंदरबन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव भी है, और सबसे लंबी में वेम्बनाड है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी लैगून है, तटीय लैगून है। तो ये चीज़ याद रखना है। ये मैंग्रोव की बात कर रहे हैं अभी हम, क्या है, सुंदरबन वेटलैंड है। इस विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है ना सुंदरबन वेटलैंड ही, और ये झील है वेम्बनाड कोल, सबसे लंबी है। चिल्का क्या है, चिल्का तटीय लैगून है। भारत में कई अन्य रामसर साइट्स वगैरह ही हमने देखा। तो पर्यावरण का इनका महत्व है, जैसे भीतरगढ़ का, अष्टमुदी, कोलेरू, पौंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सबसे छोटी की बात करें, रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में देखी थी, वो क्या है, सबसे छोटी रामसर साइट है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, मगदीकेरे कर्नाटक में है, और रंगनाथिट्टू कर्नाटक वाले एरिया में। ये हमने देखे पक्षी बिहार के बारे में। इसके बाद है, अगर हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो हमने देखा 2 साइट है मॉन्ट्रेक्स में थी, असल में 3 थी, एक निकाल दी गई। तो 2 मॉन्ट्रेक्स में, इसे क्या याद रखना, ICU नाम से याद रखना है। रामसर अगर एक हॉस्पिटल है जहाँ जो दलदली भूमि है वो ऐड की जाती हैं, तो ICU क्या है, मॉन्ट्रेक्स है। इसमें मॉन्ट्रेक्स में क्या है, विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष प्राथमिकता, और यहाँ पे समस्या को जटिल तुरंत से सुलझाया जाता है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी। अभी भारत की कौन कौन सी है, एक मणिपुर है, लोकटक वाली 1993 में, यहाँ पे क्या था, इथाई बैराज बना दिया गया था, तो पानी का जल स्तर यहाँ कम हुआ है। संगाई डियर का आवास है, ये सब चीज़ें। दूसरा कौन सा है, केवला देव, केवला देव राजस्थान वाला, जहाँ हमने देखा था राजा शिकार करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जल प्रबंधन की एक समस्या आ चुकी है। तो यही अभी है। चिल्का थी पर उसे बाद में निकाल दिया गया था, मतलब राम इसमें गई थी, जैसे ICU में कोई व्यक्ति जाए नॉर्मल हो जाए, तो वैसे ही चिल्का का था। रामसर साइट्स के लिए भारत की प्रतिबद्धता क्या है, तो भारत की जैव विविधता का विश्व की 40% प्रजातियाँ वेटलैंड पर ही निर्भर होती हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन है, संगाई डियर है, इरावदी डॉल्फिन है, ये इन्हीं एरिया में ज़्यादा रहते हैं जहाँ रामसर साइट वेटलैंड वाला एरिया रहता है। 100 मिलियन से अधिक लोग रोजगार और सारी चीज़ें निर्भर होती हैं, जल सुरक्षा का काम करते हैं, पर्यावरण लड़ना। अब सोचो कहीं पे दलदल भूमि है तो ये डिकम्पो, मतलब ये एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उसको ये अवशोषित कर लेते हैं,
जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, पानी क्या जल अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर क्या होता है उसमें कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनके द्वारा, तो कार्बन संचित रहता है, तो वही काम ये करते हैं। सरकार की पहल क्या आई थी 2017 में, सरकार वेटलैंड संरक्षण के लिए नियम लेके आई थी। बाकी कई सारे सरकार नमामि गंगे चला रही है, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ऐसे कई सारे प्रोग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सदस्य है ये CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत भी। जब मेंस में आएंगे तो हमें ये पॉइंट ऐड कर देने की ऐसा ऐसा चल रहा है कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत भी इन्हें संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके तहत इन्हें संरक्षण दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ देखें। उसके बाद रोचक कुछ देखें, जैसे फुमडीज हमने देखा था, विश्व की सबसे अनोखी है ये, क्योंकि यहाँ पे तैरते हुए ये घर वगैरह और ये छोटे छोटे मतलब आइलैंड टाइप के से ये यहाँ पे डांसिंग डियर भी रहती है। तो ये चीज़ इमेज से थोड़ा याद रहेगी। यहाँ पे खेती भी की जाती है, मछली पकड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये है। यहाँ पे मणिपुर की सांस्कृतिक जो पहचान है वो इनसे है, पर आजकल ये क्या है खतरे में है। तो ये चीज़ देखा। उसका लोनार झील के बारे में देखा, उल्का प्रभावित बनी एकमात्र विश्व की बेसाल्टिक क्रेटर झील है। उल्का गिरा किसी एरिया में, आप सोचो एक ऊपर से उल्का गिरा, और उल्का गिरा जो यहाँ पे टन भी दिया है ऊर्जा, प्रभाव ऊर्जा जो 6 मेगा टन का था, मतलब प्रभाव हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ का जो लेवल है वो थोड़ा देखना, क्षारी अत्यधिक क्षारी है, 10.5 है, मतलब अत्यधिक क्षारी में आ जाएगा। तो खारे पानी की झील है। अनोखी माइक्रोबियल लाइफ यहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि देखो उल्का वगैरह आएगा तो यहाँ माइक्रोब्स थोड़े अलग पाए जाते हैं, मतलब जीव वगैरह जो पानी के अंदर है। नासा द्वारा अध्ययन होता है। चंद्रमा के गड्ढे से तुलना की जाती है, क्योंकि उल्का के द्वारा ये निर्मित हुआ है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आर कई सारे ये पाए जाते हैं। बाकी इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, ये वाली चीज़ भी याद रखनी है। प्राचीन मंदिर के किनारे मतलब नदी के किनारे प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे दैत्य सुदर्शन की पौराणिक कथा यहाँ से प्रचलित है। मार्स के अध्ययन के लिए, जैसे हमें मंगल वगैरह और इन सब का अध्ययन करना है तो उसके लिए भी यहाँ का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ उल्का गिरा है वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा रहा है। तो लोनार झील अनोखी झील में आती है। रामसर साइट्स में पाए जाने वाले जीव जंतु देखें, जैसे साइबेरियन क्रेन, सारस, बार हेडेड गूज ये पाए जाते हैं। फ्लेमिंगो सबसे इम्पोर्टेंट, फ्लेमिंगो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में ये खास तौर पर ये थोड़े पिंक टाइप के फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। पानी, खारे पानी की झीलों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद पेलिकन, ऐसे वाले जो जीव देखते हैं पेलिकन वाले होते हैं, तो ग्रे, पर्पल ऐसे अलग अलग पाए जाते हैं। उसके बाद स्तनधारियों में कौन कौन सा पाया जाता है, जैसे हमने लोकटक झील में देखी थी डांसिंग डियर। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर है, इरावदी डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, वो सब इस आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं। सरीसृपों में घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं, सतकोशिया में, हमने भीतरकनिका में देखा था। तो ये है इंडियन पाइथन, और ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं। वेटलैंड को आज चुनौतियाँ क्या है, प्रदूषण है, अवैध निर्माण। ये मेंस में अगर लिखना होगा तो मैं यही पॉइंट लिखने, देखो कोई भी क्षेत्र प्रदूषण से समस्या रहेगी कि नहीं, अगर दूषित पानी आएगा तो जीव जंतु मछलियाँ सारे मरने लगेंगे। तो वो है अवैध निर्माण। अब कहीं पहले झील थी वहाँ बिल्डिंग बना दी गई तो एरिया कम हो जाएगा, तो इससे जल स्तर में बदलाव, पानी एकदम कम एकदम ज़्यादा, तो इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आक्रामक प्रजातियां आ रही, विदेशी प्रजातियां आएंगी, विदेशी मछली, विदेशी जीव, तो उनकी स्थानीय प्रजातियों का विनाश हो जाता है। अति दोहन, मछलियों को ज़्यादा पकड़ना, अवैध शिकार, ये सब हो रहा है। भारत में 50% से अधिक वेटलैंड पिछले 100 वर्षों में नष्ट हो चुके हैं, ऐसा हम डाटा मीन्स में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ देखी। संरक्षण के उपाय और समाधान हम क्या कर सकते हैं, सामुदायिक संरक्षण, क्योंकि अभी जो हम अब जो ये पॉइंट देख रहे हैं सब मीन्स में यूज़ कर सकते हैं। सामुदायिक संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जैसे स्थानीय प्रजातियों को पता होता है कैसे संरक्षण करना है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। वेटलैंड मित्रा कार्यक्रम चलाया गया है कि उन्हीं एरिया के जो लोग हैं उनको कार्यक्रम से जोड़ा जाए, जागरूकता फैलाई जाए। स्कूली शिक्षा, जैसे हम भी अभी पढ़ रहे हैं तो इससे हमें जानकारी मिली। सरकार की नीति हम देख चुके हैं, 2017 में आई थी। और उसके बाद 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है ताकि लोग जुड़ें, जल प्रबंधन को ट्रीट किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने देखी। अब कुछ क्वेश्चन वही सेम रहेंगे महत्वपूर्ण। रामसर कहाँ है, रामसर सेट तो 1971 में कहाँ, कैस्पियन, मान लो अगर ये झील है तो कैस्पियन झील के किनारे रामसर है। सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में, भारत में सबसे पहली, वही क्वेश्चन है ये
सब लोकटक की विशेषता क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी हैं दो, तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये भी हमने देखा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील तो कौन सा लगाना है, सांभर, क्योंकि यहाँ ना 8 से 10% के बीच में नमक उत्पादन होता है। 2 फरवरी को वेटलैंड, ये रिवीजन वाले डाल दिए, 2 फरवरी को वेटलैंड है। 1 फरवरी 2082 को भारत ने इस पर क्या किया था, हमने सदस्यता ग्रहण की थी। वर्तमान में 93 है। रैंकिंग भी हमने देखा, 3 रैंकिंग साइट्स हैं। प्रथम रामसर अगर हम देखें, अब इसमें थोड़ा देखते हैं, पहली चूँकि क्या है, पहली रामसर साइट, तो पहली रामसर साइट कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया की थी 1974 में। पहली रामसर साइट्स, पहली भारतीय चिल्का और केवला देवता। तीसरी सामर झील थी। उसके बाद अगर हम बात करें, जब हम विश्व धरोहर यूनेस्को वाले में, तो यूनेस्को में भी है, उसमें भी है, तो केवला देव है, सुंदरवन है, दोनों ही रामसर साइट्स भी हैं और यूनेस्को में भी हैं। कौन सा, सुंदरवन और केवला देव है। 40% विश्व की प्रजातियां इन पे ही निर्भर हैं। भारतीय लोग 100 मिलियन से ज़्यादा, और 50% वेटलैंड नष्ट हो चुके हैं, जो मेंस में पॉइंट डाल सकते हैं। 2 फरवरी को मनाया गया था, तो ये चीज़ याद रखनी। 2024 की थीम तो याद नहीं, हमें अब 26 की याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो 26 के बाद होगा, तो इसमें 2 फरवरी के बाद तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, संस्थाएं ये करती हैं। इसके बाद है प्रमुख रामसर साइट्स को अब क्या करना है, हमें मैप में ये वाली साइट्स जो हमने सब पढ़ी थी, तो एक बार मैप में ये लगा लेना, ताकि ये थोड़ी सी याद रहेंगी। सब एक साथ दे दिए क्षेत्र के हिसाब से, जैसे पूर्वोत्तर में याद करनी है कौन कौन सी है, तो मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम में पढ़ा, पूर्वी भारत में पढ़ा, पश्चिमी भारत में पढ़ा, तो ये वाली चीज़ है। भारत में संरक्षण की भूमिका क्या है, तो भारत में भी सरकार स्थानीय स्तर पर और सरकारी स्तर पर, दोनों स्तर पर क्या कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। अब तेज़ी से वृद्धि, भारत में 1990 में केवल 5 रामसर साइट्स थी, 2025 में 93 रामसर साइट्स हो गई। जैव विविधता हिमालयी झीलों के, जो हिमालयी झीलों से लेकर तटीय मैंग्रोव, भारत में हर प्रकार की रामसर साइट्स पाई जाती है। हिमालय पे भी है, तटीय क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ही है। 2017 में कानून आया, तो ये सारी चीज़ देखी। प्रदूषण अभी चुनौती है, ये सब चुनौतियाँ हम देख चुके हैं। तो ये हमने देखा रामसर का जो भी था, आज हमने पूरा डाटा। यहाँ कार्बन सिंक वाला, ये मेंस के लिए पॉइंट याद रखना है कि कार्बन सिंक रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या समझ सकते हैं, रामसर साइट बनते कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ स्थानीय स्तर पर बात उठेगी, फिर भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो उसे मान्यता देगा। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड में जो इनका रामसर का मेन संस्थान है, वहाँ पे जाके मान्यता मिलती है। अब भारत में एकदम से रामसर साइट बढ़ी हैं, इनका नेगेटिव अगर हमें लिखना हो, अब सोचो 93 हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो अगर इसका नेगेटिव पॉइंट मेंस में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, रामसर साइट्स चूँकि स्थानीय स्तर पर ही चुनी जाती हैं, फिर उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, तो सरकारें उन्हें कुछ संरक्षण नहीं दे रहे, केवल लिस्ट में क्या कर रही है, ज्वाइन करा दे रहे, ना कि कोई संरक्षण हो रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये वाली चीज़ हमने देखी, तो हमने पूरा रामसर साइट्स का देखा। आगे हम नेशनल पार्क वगैरह और ऐसी चीज़